हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर। हमारा अंतिम चल रहा है और इसी चैप्टर के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने जो है आपका मौसमों को पढ़ा था। कल हम ऋतुओं को पढ़ रहे थे कि 4 ऋतु होती हैं, ठीक। और उन ऋतुओं के विषय में हमने देखा कि किस प्रकार से जो हमारी ऋतुएं हैं, सर्दी कैसे होती है, बसंत कैसे आता है, क्लियर है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कैसे होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी कैसे होती है, क्लियर है। हमने देखा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, कैसे घूर्णन होता है, कैसे आपका परिक्रमण होता है, ऋतु परिवर्तन किस आधार पर होती हैं। ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ चुके थे, इन पर देख चुके थे। बात करते हैं, फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। आपके सामने है डिजिटल बोर्ड और आप डिजिटल बोर्ड को अच्छे से देख रहे हैं। देखिए, कल चैप्टर पढ़ा था, क्लियर है। अब आप अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए, जो हमने कल शुरू में चैप्टर पढ़ा था, तो हम क्या देख रहे थे कल? जल, भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव। तो जलवायु में कल हमने देखा कि 4 मौसम होते हैं। कहाँ पर आपका कौन कौन से मौसम है, दिसंबर से लेकर कैसे आपका ठंड होती है, ठीक है। फैब का मौसम जो होता है, इसमें हम लोग ये आपका देख रहे थे। मार्च से लेकर मई तक गर्मी होती है, जून से लेकर सितंबर बेसिकली मानसून का यानी कि रेनिंग सीजन होता है, और अक्टूबर से नवंबर क्या है, रिट्रीट मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून भारत में वर्षा करता है। इन चीजों को हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, जो इनकी पृष्ठभूमि है उनको हम पहले आपका आपका पढ़ भी चुके हैं। ये चीज आपको क्लियर होगी, क्लियर है। तो अगर कोई पढ़ते हुए किसी को कोई डाउट रहेगा, कोई क्वेरी रहेगी, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो है आपने कितना रिवीजन किया है, उसमें रिवीजन में कोई डाउट, कोई क्वेरी आया, मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लिया। अब बात कर रहे हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु को आप पढ़ चुके हैं। सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती हैं, परिमाण स्वरूप उत्तर भारत में टेम्परेचर कम होता है। ग्रीष्म ऋतु की स्थिति क्या होती है, ये हमने देख लिया था। और कल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि आखिर में जो मौसम परिवर्तन होता है, हवा कहाँ से उठती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या होता है बेसिकली, तो कहाँ से अरब सागर से उठता है, ये हमने इसको देख लिया था, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम इसमें देखेंगे आपका सबसे पहले आप देखिए, और इसमें है मानसून के लौटने के समय शरद ऋतु। तो शरद ऋतु कैसी होती है मानसून के लौटने के समय, ये हमको देखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय पवन स्थल भागों में लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मानसून के लौटने का मौसम होता है भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि जब मानसून क्या होता है, पवन स्थल भाग से लौटती है, यानी कि पहले मानसून कहाँ से चला था, या तो बंगाल की खाड़ी से उठा था या फिर अरब सागर से। तो वो कहाँ कर रहा था, उत्तर भारत के क्षेत्रों में, मध्य भारत के क्षेत्रों में, घाटीय क्षेत्रों में, पर्वतों के सारे जो हवा चल रही थी वहां पर वर्षा कर रही थी। अब कर रही थी तो हवा वापस भी तो आएगी। तो क्या कह रहे हैं, पवन स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। स्थल से कहाँ चलेगी, बे ऑफ बंगाल यानी कि पूर्व दिशा की तरफ। और मानसून के लौटने का मौसम होता है भारत के दक्षिण भाग, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से इस मौसम में वर्षा होती है। होता क्या है कि जो मौसम, जो हवा थी वो कहाँ चली, आपका पूर्व की ओर। पूर्व मतलब बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी से हवा कहाँ चलेगी आपका, आप देखेंगे पूर्वी तट। और पूर्वी तट पर 2 राज्य पड़ते हैं, एक पड़ता है तमिलनाडु, एक पड़ता है आंध्र प्रदेश। इसलिए क्वेश्चन भी बनता है कि लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है। तो लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में वर्षा करता है। अगर ऑप्शन में केवल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में से हो तो पहला आंसर हम लोग तमिलनाडु लगाएंगे। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई वर्षा की औसत दशा को जलवायु कहते हैं।
कह रहे कि अनेक वर्षों तक 7 साल तक हम लोग ये आपका स्टडी करते हैं और उसी के आधार पर हम मापते हैं कि यहाँ की जलवायु पैटर्न क्या है, उसी के अनुरूप, उसी के बात स्वरूप हम लोग निकालते हैं कि भैया बारिश हो रही है, कैसा पैटर्न है, क्या कुछ रहेगा, ये हमको इसमें देखना है। क्लियर है? याद रहेगा इतना? अब देखिए, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बनता है भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले या पूछा जाए भारत की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है, तो आप क्या कहेंगे? भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। ठीक है? मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति आज कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। तो बहुत बार क्वेश्चन बनता है भारत जलवायु के हिसाब से कौन से कटिबंध या जोन में आता है, तो ध्यान रखिए उष्ण कटिबंध जोन में आता है। किस में आता है? उष्ण कटिबंध। ठीक, ये ध्यान रखिए। चलिए देख लिया। अधिक वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। कह रहे हैं उस कटिबंधीय होने के कारण क्या होती है, यहाँ की जितनी भी वर्षा होगी कैसी होगी, यहाँ वर्षा मानसूनी हवाओं के माध्यम से होती है। तो याद रहे, वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर मानसून अच्छा आएगा तो लोगों को जल अच्छा मिलेगा वर्षा का, और जल अच्छा होगा तो क्या होगा? उत्पादन भी बढ़िया होगा। अब बहुत बार ओवर वर्षा भी होती है, ज्यादा वर्षा हो जाती है, आवश्यकता से अधिक या मात्रा से अधिक अगर वर्षा होती है तो क्या होता है, बहुत जगह उस स्थान पर बाढ़ जैसी समस्या हमको देखने के लिए मिलती है। बाढ़ आ जाती है और बाढ़ से क्या होती है, फसल जनजीवन नष्ट होता है। जैसे फिलहाल आज का समय है, आजकल जो मौसम चल रहा है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या हो रहा है, आपका बाढ़ का मौसम बना हुआ है। ठीक, बाढ़ एकदम आ जाती है, बाढ़ एकदम अपना प्रकोप दिखाती है। तो वर्षा जितनी हमारी कृषि के लिए आवश्यक है उतनी अगर हो जाए तो उत्पादन में उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमको देखने के लिए भी मिलता है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब कह रहे हैं किसी स्थान की जलवायु स्थिति ऊंचाई और समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सच बात है। ये पता चलता है कि किसी स्थान पर कितनी वर्षा होगी, कैसा वहाँ का मौसम होगा, कैसी वहाँ की वनस्पति होगी, कैसी वहाँ की क्लाइमेट रहेगा, कैसी वहाँ की मिट्टी होगी। ये सब चीजें स्थिति कि कहाँ पर स्थित है, वो समुद्र के किनारे है, समुद्र से दूर है, इक्वेटर के पास है, भूमध्य रेखा यानी कि कर्क रेखा के पास है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ध्रुव के निकट है, ये स्थिति होगी। उसके बाद ऊंचाई। भाई अगर कोई स्थान है, कोई प्लेस है या कोई लैंड है, वो पहाड़ पर है, पर्वत पर है, पठार पर है, मैदान पर है, ये भी देखना है। और साथ में देखना समुद्र से दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है उसकी समुद्र से। फिर ये सारी चीजें उसकी उच्चावच पर भी डिपेंड करती हैं। क्लियर है? तो क्लाइमेट के लिए नॉट अ सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। उसकी स्थिति, उसकी ऊंचाई, उसके समुद्र से दूरी, उसकी उच्चावच, उसकी कंडीशन कैसी है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, वेरी करती है, मैटर करती हैं। ठीक, उसी के रूप अनुरूप ये सारी चीजें होती है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए देख लिया आपने क्या स्थिति बनती है। इसलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव करते हैं। इसलिए आप देखते हैं
रीजनल चेंजेस आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आप अभी उत्तराखंड में हैं, आप नीचे जाइए, आप हरिद्वार जाइए, वहाँ आपको मौसम कुछ और मिलेगा, रीजन कुछ और मिलेगा। आप उधम सिंह नगर जाइए, वहाँ के मौसम में आपको परिवर्तन मिलेगा। आप उसके ऊपर नैनीताल जाइए, वहाँ का मौसम आपको अलग मिलेगा। हल्द्वानी का मौसम आपको क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। तो ये सारी चीजें स्थिति, हाइट और समुद्र की दूरी और उच्चावच के बेसिक डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसी में बताया है कि राजस्थान के मरुस्थल की स्थिति जैसलमेर और बीकानेर में बहुत गर्म है। अब राजस्थान का अब आपका मरुस्थल है और आप जानते हैं मरुस्थल एरिया कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, हीट को क्या करते हैं, वो जो रेत है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, वहाँ गर्म होता है, बाद में वो क्या करता है, रिलीज करता है, इसलिए रात में ठंड भी लगती है रेगिस्तान में। क्लियर है। जबकि लद्दाख का द्रास सेक्टर एवं कारगिल बर्फीले हैं। अब आप लद्दाख को देखिए, लद्दाख भी रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ आपकी क्या होती है, बर्फबारी होती है। और आप देखेंगे वहाँ 12 माह आपका क्या होता है, बर्फ जमा रहता है। और तटीय क्षेत्रों में मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। जबकि आप कहाँ का देखेंगे, अब मुंबई को देखिए और कोलकाता को देखिए, वहाँ गर्मी सर्दी लगभग आपका बराबर से रहती है, ना ही अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक सर्दी। कारण क्या है, सी लैंड उनके पास है। क्लियर है, कैसी है, जो सी लैंड है उनके पास है, उनके पास समुद्र है, और समुद्र के पास होने की वजह से ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक, वे ना तो किसी वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही वे अधिक ठंडे। समुद्र तट होने के कारण ये बहुत अधिक आर्द्रता है। बस समुद्र है तो उनके पास आपका ह्यूमिडिटी है। और विश्व में अगर आप बात करो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा अगर आप देखोगे मेघालय है, और मेघालय आपका राज्य है, और मेघालय में स्थित है आपका मॉनसूनराम। और यहाँ क्या होती है, विश्व की सबसे अधिक आपकी क्या होती है, वर्षा होती है। पता होना चाहिए क्या होती है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय का मॉनसूनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती भी नहीं है। बहुत सारे साल ऐसे निकल जाते हैं जब आपका जैसलमेर में बारिश देखने के लिए नहीं मिलती। इस साल तो काफी अच्छा है मौसम बारिश का, तो हर जगह क्या हो गई थी, बारिश आपको देखने के लिए मिल गई थी। तो आप देख सकते हैं वर्षा की क्या स्थिति है, जलवायु किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जलवायु आपका स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावत, इन सारे मुद्दों पर क्या करती है, आपका डिपेंड करती है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए देख लीजिए, आगे बढ़े। अब जितना हमने ये आपके मौसम संबंधी जो आपकी चीजें हैं उनको हमने देख लिया। ठीक है, ये सारी चीजों पर हमने बात करी। ठीक, एक छोटा सा गेम है, आओ खेलें, इसको और देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, अब आपका मौसम संबंधी चीजों को होने के बाद अब हम प्राकृतिक वनस्पतियों पर बढ़ेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पतियों पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा खेल है, इसको खेल लेते हैं। चलिए, हमारे देश में, देश के सभी लोगों में, लोग अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले फल, अब हमारा देश है और हमारे क्षेत्र में क्या होता है, अलग अलग जगह कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो होती हैं। तो हमारे यहाँ क्या मिलता है, देश में अपने अपने क्षेत्रों में कुछ ना कुछ जो फल है मिलते हैं, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। कोई फल का लेता है, कोई आपका किसी प्रकार का लेता है। हम तो माल्टा, बुरास और लीची और आंवला पीते हैं, बाकी सब बदलते रहते हैं। ये प्राय पदार्थ प्यास बुझाने में सबसे अच्छे साधन है। कह रहे जब हमको प्यास लगती है तो उस समय ये हमारी प्यास बुझाने के लिए अच्छे हैं। लू के दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। जब लू चलती है, गर्म और शुष्क हवा, तो ये हमारी बॉडी में से क्या है, मॉइस्चर यानी कि पानी को सूख देती है और बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। तो आप देखते हैं लोग आम का, बेल का, नींबू का, इमली का, खजूर का, दही का शरबत पीते हैं। जैसे छाछ पी लिया, मट्ठा पी लिया, मोरी पी ली, इत्यादि का प्रयोग करते हैं। और बहुत से लोग केले और आम के आपके मिल्क शेक भी बनाते हैं। और गर्मी में अपने जो तारा को रहने के लिए
अपनी चीज़ों को, अपने मज़हब को फिट रहने के लिए लोग क्या करते हैं, अलग-अलग तरह के शेक पीते हैं। क्लियर है? ताकि पेट का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहे, गर्म ना हो, उसको मेंटेन रखने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। देख लिया? आगे बढ़े। गर्मी के बाद पहली वर्षा का हम आनंद प्राप्त करते हैं। हमारी सभी भाषाओं में वर्षाओं पर गीत हैं और बहुत जगह लिखा है, जब बारिश आती है तो उसमें बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। हम आनंद प्राप्त होते हैं और वर्ष में 2 गाने याद कर लेते हैं और एक साथ मिलकर पाते हैं। वर्ष में 5 कविताओं को इकट्ठा करते हैं। विभिन्न भाषाओं में वर्षाओं के नाम की जानकारी मित्र, पड़ोसी, परिवार सदस्य को प्राप्त करते हैं। हिंदी में वर्षा, मराठी में पावस, उर्दू में बारिश और बंगाली में वर्षा। तो बारिश किसका शब्द है? उर्दू का शब्द है। हिंदी में हो क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक, देख लिया आपने? तो इतनी अच्छी बात इन्होंने बताई कि कैसे कैसे हम लोग चीजें लेते हैं और हमको कई चीजें जानने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात है कि कुछ गाने भी हैं वर्षा में, बहुत हम लोग क्या करते हैं, उसको आनंद उठाते हैं ऋतुओं का, ठीक है, और धन्यवाद बोलते हैं भगवान का, और साथ में इंद्र देवता को बोलते हैं कि आपकी कृपा हो गई और वर्षा हो रही है, हमारी फसल सिंचित होंगी। ये सब देखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को आपका देखने के बाद अच्छे से जो है हमको पता लगा कि हिंदी में वर्षा कहते हैं और उर्दू में बारिश कहते हैं, और मराठी में क्या कहते हैं, पाउस, और बंगाली में वर्षा। क्लियर है? तो आपको ध्यान रहेगा। तो हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ लिया। चलिए पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमको पता चल जाए क्या क्या पढ़ा हमने। तो आपको याद होना चाहिए, भारतीय जलवायु में हमने जलवायु के बारे में पढ़ा, ठंडा गर्म मौसम कैसे होता है, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, 4 ऋतु कौन सी हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के विषय में हमने पढ़ा, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम कैसे आता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठता है, अरब सागर का मानसून उठते हुए उत्तर भारत क्षेत्रों में आपकी वर्षा करता है, फिर उसके बाद लौटता हुआ वो मानसून, वो हवा कहाँ चलती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ चलती हैं, पूर्व दिशा की तरफ। बंगाल की खाड़ी से वो फिर सीधा कहाँ अटैक करती हैं, हवाएं। क्लियर है? बंगाल में की खाड़ी में हाई प्रेशर, और आपका क्या होता है, पूर्वी तट पर लो प्रेशर होता है, जिसके कारण हवाएं कहाँ पहुंचती हैं, आपका पूर्वी तट पर पहुंचती हैं। पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य है, जहां पर वो अपने साथ चलते हुए आपका समुद्र से, यानी कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को लेते हुए और क्या करती हैं, आपका तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में आपका वर्षा करती हैं, जिसका मौसम अक्टूबर से आपके नवंबर के बीच होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम आपका लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। क्लियर है? ये हमने देख चुके हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून किस प्रकार का होता है, कैसे उनकी स्थिति है, इन सब चीजों को हम लोग आपका देख चुके हैं। अच्छे मानसून, और मानसून आपका जलवायु किसी चीज की कैसे निर्भर करती है, ऊंचाई और स्थिति, समुद्र जल से दूरी, और ये सारी चीजें क्या है, उच्चावच पर आपका निवेश करती हैं। ठीक है? और हमने देखा कहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, तो विश्व में मौसिनराम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। तो हमने वर्षा का स्वरूप और वर्षा के पैटर्न को जानने का प्रयास किया, कैसे कहाँ होता है। 2-4 फैक्चुअल चीजें थी, आप उनको चाहे तो हाईलाइट कर लीजिए, चाहे उनको नोट कर कर अपनी बुक में जरूर रख लीजिए, ताकि जब भी आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपको तुरंत वो चीजें क्लिक हो जाएंगी। चलिए, फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।